जय हिंद साथियों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे क्लास 10th की विज्ञान के बारे में। ठीक है, क्लास 10th की विज्ञान का ये पहला हमारा लेक्चर है। ठीक है ना। और ये जो लेक्चर है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे कि हम इसमें किस सब्जेक्ट पर आज हम किस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या है, 10th क्लास हम पढ़ रहे हैं। 10th क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान। और याद रखना है ये जो हमारा टारगेट है वो टारगेट क्या है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर है। ठीक है ना, जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जो हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे पहला चैप्टर। ठीक, जब आप एनसीईआरटी की बुक को खोलेंगे तो वहां जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे और उनके समीकरणों को हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम यहाँ से सीखेंगे। उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर हम जानेंगे समीकरण क्या होते हैं, और जब सारी चीजें जान जाएंगे फिर हम जानना चाहेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बात। चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक, पहली जो बात आती है वो आती है परिवर्तन। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की बात जो आती है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन शब्द से आती है। हमारे आसपास जो भी परिवर्तन होते हैं वो आपने देखे होंगे। क्या देखा होगा, जैसे बर्फ का पिघलना, ठीक है ना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना। ठीक है ना, ये जितने भी आपने प्रक्रम देखे हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। क्या कहलाते हैं ये सब, परिवर्तन। परिवर्तन क्या था, जैसे बर्फ का पिघलना। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। ठीक है, मोम का जलना, मोम का पिघलना भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, लकड़ी का जलना। ये तो बेसिक से हम उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब आप इन सभी बातों को समझेंगे तो यहाँ से दो बातें समझ में आती हैं। क्या समझ में आती हैं, परिवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से दो प्रकार हैं, चलिए इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिवर्तन समझ में आया, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो पानी किसमें बदल जाता है, भाप में, तो वो परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो हम इनको जानेंगे। सभी परिवर्तनों को हमने दो भागों में बांट दिया है। क्या कर दिया है, जितने भी हम परिवर्तन देखते हैं उन सबको दो भागों में बांट दिया है। पहला है हमारा, समझना, परिवर्तन के कितने भाग हैं, दो। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन, अगर सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, तो हम कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे ठोस बर्फ है, ठीक है, इसे हम पिघला दें, क्या बन जाए, द्रव। ठीक है, तो कैसा हो गया, सॉलिड से कैसा हो गया, लिक्विड। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है किसमें परिवर्तन हुआ, अवस्था में। अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो हमारा कहलाता है क्या, भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमने किसमें, कार्बन का दहन किया, किसका, कार्बन का, कोयले का, लकड़ी का, जिसका भी आप समझे। ठीक है, कार्बन को हमने जलाया, ठीक है, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझ में भी आता रहे, वैसे हम इस पर भी चर्चा अलग से करने ही वाले हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या हो जाएगा, आप ऐसे समझिए कि आपने किसी लकड़ी को जलाया। क्या जलाया, लकड़ी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप दैनिक जीवन में इन चीजों को देखते हैं, तो आप उससे संबंधित चीजों को क्या कर लेंगे, समझने में आसानी रहेगी। पेपर के लिए नहीं है, समझने के लिए है, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूछा नहीं जाएगा पेपर में, पर आपको हमेशा अंतर तो करना पड़ेगा ना। तो अंतर इस तरीके से समझ सकते हैं। क्या है, मान लीजिए हमारे पास लकड़ी है, क्या है, लकड़ी है, और लकड़ी में क्या कर दिया आपने, आग लगा दी। यही तो आप करते हो, क्या कर रहे हैं हम इसमें। देखिए ये लैंग्वेज सिर्फ इसलिए बोली जा रही है या लिखी जा रही है आप समझ सकें। ठीक है, हमने लकड़ी ली, इसमें क्या कर दिया, आग लगा दी।
आग लगा दी तो हमें क्या मिला, राख मिला, यही तो मिली, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप इस बात को। अब देखो पहले क्या थी, लकड़ी थी, अवस्था कैसी हो गई, परिवर्तन हो गई, अवस्था के साथ साथ इसका रूप भी परिवर्तित हो गया, पहले कुछ और था अब कुछ और है, समझ रहे हैं। तो समझ जाना, जब यौगिक में परिवर्तन हो जाए, जैसे पहले कार्बन था अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरी तरह परिवर्तन हो जाए तो आप समझ लेना कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था परिवर्तित होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दूध है, क्या है, दूध है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, ये बस सीखने के लिए है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता है, बस आपको अंतर समझ आना चाहिए। क्या समझ आना चाहिए, अंतर, अंतर आप बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। दूध है, क्या है हमारे पास, दूध किस में परिवर्तित हो गया, दही में, ठीक है, दूध जो है किस में परिवर्तित हो गया, दही में। तो आप समझिए दूध के गुण और दही के गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या दही से दोबारा दूध बन जाएगा, नहीं, तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है, क्योंकि इसमें सारे गुण इसके क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, ठीक है। रासायनिक और भौतिक में समझ जाएंगे, क्लियर है। किसी चीज को क्या कर देना, सिर्फ अवस्था में, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमने आपको सिखा ही दिया, ठीक है। चलिए आगे बैच के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। 10th का जो है वो सफलता बैच, ठीक है, सफलता बैच जो है वो 10th क्लास की रसायन विज्ञान, याद रखना है 10th क्लास की विज्ञान, ठीक है। विज्ञान में क्या होगा, फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो, तीनों ही पोर्शन हम इसमें कराने वाले हैं मात्र 299 रुपए में, ठीक है। और ये बैच जो है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए, इसको खरीद लीजिए, ठीक है ना। कहाँ से खरीदना है, तो मॉडर्न विज्ञान ऐप पर आप जाइए, इसे परचेज कर लीजिए। ये सबसे कम फीस में हम इस बैच को लेकर आए हैं, सारी ही चीजें इसमें हम कवर कराने वाले हैं। क्लास जो है वो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरह से मिलेगी, क्लास के नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, और चैप्टर वाइज हम टेस्ट कराने वाले हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप देर ना करते हुए प्ले स्टोर से मॉडर्न विज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको सफलता बैच मात्र 299 रुपए में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्लास 12th की बात की जाए तो क्लास 12th के लिए सगुन बैच प्रारंभ हो गया है, ठीक है ना, ठीक है, ये इसकी क्लास प्रारंभ है। आप सभी मात्र 499 रुपए में संपूर्ण रसायन विज्ञान पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है, 11th क्लास के बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत आवश्यक बैच है, लक्ष्य बैच, ठीक है, ये भी कहाँ 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है मॉडर्न विज्ञान एप्लीकेशन पर, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखिए हमें एक बात और समझनी है, क्या समझनी है, पहले हमने जाने परिवर्तन को, ठीक है, परिवर्तन दो प्रकार के थे, भौतिक और रासायनिक। परिवर्तन क्यों जाने, क्योंकि हमें रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, तो पहले रासायनिक परिवर्तन के बारे में पता होना जरूरी था, ठीक है ना। अब समझ लो क्या कह रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता था, गुण परिवर्तित हो जाते थे, ऐसे समझ सकते हैं ना। क्या है रासायनिक अभिक्रिया, देखो जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, याद रखना आगे जो मिला है वो नया नया रूप मिलेगा, ठीक है, नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझो, एक या एक से अधिक यौगिक आपस में मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक यौगिक या पदार्थ जैसे भी आप कहना चाहें, आपस में मिलकर एक नए नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ रहे होंगे तो वहां आपके लिए समझाते होंगे, स्कूल में भी आपके लिए सिखाया गया होगा। क्या सिखाया गया होगा कि मान लीजिए कि हम एक मैग्नीशियम का रिबन ले लें, क्या ले लें, एक मैग्नीशियम धातु का रिबन ले लें, ठीक है, और उसे क्या करेंगे, मैग्नीशियम के रिबन को, ठीक है, बर्नर की सहायता से गर्म करें, ठीक है, ये रहा मैग्नीशियम के रिबन को किसकी सहायता से गर्म करते हैं, बर्नर मतलब जो आग लगाने के लिए होता है ना, जैसे हमारी गैस होती है उस तरह से, उसकी सहायता से जब हम इसे गर्म करते हैं तो इसमें से क्या होता है, राख नीचे गिरती है, उसकी क्या करती है, राख, जिसे हम क्या करते हैं, वाच ग्लास में एकत्रित कर लेते हैं। पर हमारी नजर में तो राख है, पर इसको जब आप केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम को, ठीक है, किसके साथ, वायु के साथ जलाते हैं, ठीक है, दहन हम कर रहे हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या है, राख, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, राख, लेकिन वो राख नहीं है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है,
क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्साइड। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। ये परिवर्तन जो हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम को दहन करने पर क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो ये जो परिवर्तन है यही कहलाएगी हमारी क्या, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। लिखते कैसे हैं तो थोड़ा सा जानेंगे। मैग्नीशियम जो है वो वायु से क्रिया करती है, ठीक है, और क्या करती है, MgO बना लेती है। चाहो तो इसके 2 ले लेना संतुलित करने के लिए, मैं बाद में संतुलित करना भी सिखा देंगे, ठीक है ना, हम इस पर भी आगे से चर्चा कर लेंगे, पर अभी फिलहाल इसको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब आप थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, 1-2 दिन और इसको पढ़ लेंगे तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक ही पता चल जाएंगी। अभी शायद थोड़ी सी कठिन लग रही हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक। रासायनिक समीकरण क्या था, तो अभी हमने बताया क्या था, मैग्नीशियम को वायु के साथ दहन करेंगे, क्या बन जाएगा, MgO ना। क्लियर है, यही है रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या है ये, रासायनिक समीकरण है। दूसरा भी आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यदि बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या भरा हुआ है इसमें, बहुत ध्यान से समझिए, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगर हम इसमें जिंक की जस्ता के कुछ टुकड़े डाल दें, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में किसके, जिंक के कुछ टुकड़े डाल देते हैं तो क्रिया होती है। समझो, हिंदी में लिखकर समझा देते हैं, ठीक है, ये तो हिंदी में हो जाएगा, शब्दों में हो जाएगा, और ये रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर हो जाएगा। जिंक के टुकड़े, ठीक है, जिंक के कुछ टुकड़े हम किस में डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में। मैं एक बात जरूर कहूंगा, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। जब हम उसमें से डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकलती है, हिंदी में लिख देते हैं ना, और क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने यही उदाहरण लिया है। क्या लिया है इन्होंने, इसमें क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत ध्यान से समझना, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ऊपर से उन्होंने कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। जब जिंक के टुकड़े डाल दिए तो इसमें से कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस। बहुत ध्यान से सीखनी है, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब इस पाइप से होकर निकल रही होगी तो यहाँ वो क्या कर देंगे, आग लगा देंगे। तो देखेंगे आप बाहर आग लग रही होगी, क्या लग रही होगी, आग सी लग रही होगी इसमें। कैसे लग रही है आग, तो आग इसलिए लग रही है क्योंकि हाइड्रोजन तो ईंधन के तौर पर यूज होता है ना। हाइड्रोजन की तो अब तो कारें आने वाली हैं, मालूम है ना। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन क्या है, ईंधन है। ईंधन, ईंधन मतलब जैसे हमारी एलपीजी गैस है, उसी की तरह इसमें क्या होता है, आग लग जाती है, या फिर आग लगा के हम चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। हमें बस यही जानना था, आग किस कारण लगी, हाइड्रोजन के कारण ना, हाइड्रोजन का दहन हुआ। तो यही समझे सल्फ्यूरिक अम्ल में। अब इस भाषा को समझो, जब जिंक को किसमें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबोते हैं तो हमें ये जो है जिंक हाइड्रोजन निकाल देती है, जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है। क्या है, ये एक रासायनिक समीकरण है, ठीक है। बातें समझ में आ गई हैं। किसी भी अभिक्रिया को प्रदर्शित जिस रूप में हम करते हैं वो रासायनिक समीकरण है। फिर बात आ जाती है थोड़ी सी आगे, रासायनिक समीकरण लिखना हम इस पे तो चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। कैसे है, Zn प्लस H2SO4 एरो, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। ये गैस निकल गई है ना। चलो, सब कुछ क्लियर हो गया। आगे बात आती है, इस रासायनिक समीकरण में 2 बातें भी समझनी है, मैं यहीं पर समझा देता हूं, आगे के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। इस रासायनिक समीकरण में ये जो एरो का चिन्ह है, ठीक है, तीर का निशान जो है, इस तीर के निशान से पहले वाले जितने भी हैं, ठीक है, ये सभी हैं अभिकारक। क्या है, अभिकारक। बहुत ध्यान से समझना, इसके फलस्वरूप जो भी हमें प्राप्त होता है ये है उत्पाद। बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ये क्या है, अभिकारक, ये क्या है, उत्पाद। क्लियर है। और यहां पर अगर कुछ लिखा हो तो याद रखना, यहाँ उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक का काम जो है वो क्रिया की स्पीड को बढ़ाना या फिर कम करना होता है, ठीक है ना। उत्प्रेरकों का कार्य क्या होता है, किसी अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाना या कम करना होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक चीजें समझ आ गई।
अभी मैं एक बात और समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभार पूछ लेते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, क्रिया में भाग लेते हैं। क्या कर रहे हैं, क्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। और उत्पाद कौन होते हैं, जो क्रिया के बाद प्राप्त होते हैं। कोई क्रिया हुई, क्रिया के फलस्वरूप जो भी हमें प्राप्त हुआ वो हमारा कहलाता है उत्पाद। बात समझ में आ गई। पूछा जाता है, पढ़ना चाहिए ही, जरूरी है, इनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, बेसिक सी बात है। तो पता चल गया रिएक्टेंट क्या है। जैसे मान लीजिए आप घर पर हो, आपने कहा कि भाई हमें पनीर चाहिए। क्या चाहिए, पनीर चाहिए। तो पनीर कैसे बनता है, आप समझ जाएंगे, दूध से बनता है पनीर। अब मुझे एक बात जाननी है कि इसमें अभिकारक कौन सा था। पनीर किससे प्राप्त हुआ, किस क्रिया के फलस्वरूप मिला, जिससे प्राप्त होता है, याद रखना, इसे कहेंगे अभिकारक। इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा, उत्पाद। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है ना। अब भाषा से समझ लेना, या इसकी भाषा लिखा दें। वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। लिख दें ये बात भी, अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। कैसी भी दिक्कत हो आप कमेंट्स कर दिया करना, हम आपसे हर एक बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है ना, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स कर दिया करना ना। रिएक्शन के तौर पर भी समझ लेना, ये तो मैंने इसलिए समझा है कि आप दूध भी खाते हैं और पनीर भी खाते हैं, दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें जैसे हम कहें कि Zn प्लस H2SO4, आपको तुरंत पता चल जाए यही क्या है, अभिकारक है, ठीक। ये क्रिया कर रहे थे, क्या बना रहे थे, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अभिकारक, ठीक है। क्या हो गए, ये अभिकारक हो गए। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये बातें तो एकदम अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है, इस 10th की विज्ञान को तो हम ऐसे लेकर चलने वाले हैं, आपको सारी चीजें साथ के साथ याद हो जाएंगी। बस एक ही हमारा आपसे कहना है कि आप घर पर थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम जिस चीज को पढ़ा दिया करें, आप उसको प्रॉपर नोट कर लिया करना, ठीक है। और उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लिया करना, नेक्स्ट क्लास से पहले आप उसको रिवाइज कर लेंगे, प्रॉपर पढ़ते रहेंगे, सब कुछ सिस्टमेटिक हम लेकर चलने वाले हैं, ठीक है ना। कैसा भी कोई हम पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए कराए नहीं। उत्पाद समझ में आ गया, तो अब याद रखना, दूध से क्या बना था, पनीर, और हमारा पनीर ही क्या है, ये उत्पाद हो जाएगा। और ये रासायनिक परिवर्तन है, याद रखना, दूध से पनीर बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो समझ लेना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ, अब पदार्थ एक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। मैं एक बार फिर से कुछ सिखाना चाहता हूँ, देखो सेम रिएक्शन इसलिए ले रहे हैं तुम्हें वो याद हो जाए, ठीक है, वरना हम बदल बदल के 85 तरह की ले लेंगे, उससे शायद ना सीख पाओ। एक रिएक्शन से थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। क्या है, रिएक्शन तो बाद में आप पढ़ेंगे ही, कोई भी लिख सकते हैं, आप सीख जाएंगे तो यही यही काफी है ना। देखो जिंक की क्रिया हमने H2SO4 से कराई, पहले एक बार समझना क्या बना, जिंक सल्फेट और H2। मैं एक बात और समझा रहा हूँ आप सभी के लिए, कुछ चीजों के नाम याद कर लेना, ठीक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री सीखनी है तो कुछ चीजें याद की जाती हैं, ठीक है ना। कभी कभार स्टूडेंट्स को लगता है कि क्यों याद करनी, पर वो याद की जाती हैं। जैसे अपना नाम होता है, अपना नाम भी हम खुद याद ही करते हैं, बचपन से हमारा नाम बार बार लिया जाता है, हमें अपना नाम याद हो जाता है। पिताजी का नाम है, याद करना पड़ता है, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद कर लेनी चाहिए सही टाइम पर, ठीक है ना। ऐसे ही ये है, जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आपको ये मालूम हो H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब कल को पूछा जाए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है, तो H2SO4 आपको तुरंत याद हो। जितना जल्दी याद हो जाएगा, जितना आप अच्छे से कैच करके चलेंगे इन बातों को, आपके लिए आगे उतनी ही कम परेशानी होगी, ठीक है ना। और जितना इस पर ध्यान नहीं देंगे, उतनी ही मुश्किलें आगे बढ़ जाएंगी,
क्लियर है? चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। हमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल तो सिखाना नहीं था, हमें सिखाना क्या था, हमें ये बताना था कि ये दोनों, याद रखना है, ये दोनों, जिंक भी क्या है, अभिकारक है, और H2SO4 भी क्या है, अभिकारक है। ठीक है, दोनों ही अभिकारक हैं और यहाँ दोनों ही उत्पाद हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, उत्पाद। क्लियर है? इसमें ये हो सकता है कि कोई ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहा हो तो उसे हम मुख्य उत्पाद के तौर पर कह देंगे। ठीक है, पर हैं दोनों ही। क्लियर है? अब बात आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना। देखो, हमें कभी कभार कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचाने कैसे, कि भाई रासायनिक परिवर्तन ही हो रहा है या नहीं, भौतिक परिवर्तन तो नहीं है। पहला है अवस्था में परिवर्तन। क्या है? अवस्था में परिवर्तन। जैसे हमने कहा दूध से क्या बन गया, दही बन गया, या दही मान लो या पनीर मान लो, जो भी आप बना लेते हो। ठीक है, तो अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, हो गया नहीं हो गया। दूसरा, ताप में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? ताप में। हमेशा याद रखना है क्या हो जाता है, ताप में अगर परिवर्तन हो रहा है तो समझ लेना रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है? क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना? चलो, एक क्या होता है, रंग में परिवर्तन। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, ताप में परिवर्तन आपने बहुत बहुत सी जगह देखा होगा। एक बात करते हैं रंग में परिवर्तन। जैसे आपके पास क्या है, मान लीजिए कोई आप फल लेकर आए, ठीक, तो फल क्या होगा, धीरे धीरे खराब होगा। जब खराब होगा तो उसका कलर परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से समझ सकते हैं। या फिर हम कोई रिएक्शन कराएंगे ही तो वहां बताएंगे कि अलग कलर आ जाता है, पीला कलर आ जाता है, नीला कलर आ जाता है, या फिर नीला कलर गायब हो जाता है। वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, गैस का निकलना। तो गैस का निकलना हमने कई बार पढ़ लिया है। देखो ये रहा, इस क्रिया के फलस्वरूप क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। तो गैस का निकलना इसके अंतर्गत हम जान सकते हैं। ठीक है ना? चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अगर किसी क्रिया के फलस्वरूप गैस निकल रही है तो हम समझ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया है। रंग परिवर्तित हो रहा है, उससे पहचान लेंगे। ताप में परिवर्तन हो रहा है तो ज्यादातर क्रियाओं का ताप बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो उससे भी हम पहचान लेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात, जो आज हमारा टॉपिक ही इसी बात के लिए, देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक सी बातें हैं। ठीक है ना, इतनी बेसिक सी बातें हैं कि हम इनको तो जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमने सीख लिया है। ठीक, अब जो बात आ जाती है वो मेन बात यही आती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या संतुलित करना? रासायनिक समीकरण संतुलित करना। अब समीकरण संतुलित करने की बात आती है तो हम इसको जरूर जानेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या है, यही सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो रासायनिक समीकरण को हम संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि हमने जाना है, क्या जाना है, कि किसी भी क्रिया के फलस्वरूप ना तो द्रव्य नष्ट होता है, ना ही उसका हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना है द्रव्य के अविनाशी नियम, द्रव्य अविनाशता का नियम। ये कहता है कि किसी भी द्रव्य को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, केवल रूप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, हम चाहें कि आप इसे पूरी तरह नष्ट कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इसे आग लगा देंगे। जब इसे आग लगा रहे होंगे तो इस क्रिया के फलस्वरूप, जब इसे दहन कर रहे होंगे तो इस क्रिया के फलस्वरूप कुछ गैसें निकल रही होंगी। क्या गैसें मिटाई जा सकती हैं? तो नहीं। इसके फलस्वरूप कुछ राख मिली होगी, आप उस राख को मिटा सकते हैं? नहीं। कुछ ऊर्जा मिली होगी, क्या उस ऊर्जा को मिटा सकते हैं? नहीं। तो यही नियम कहता है कि किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता, उत्पन्न किया जा सकता है। एक बात और समझनी है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि मान लीजिए ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं, इनका जो द्रव्यमान है मान लो वो 100 ग्राम है, तो इसके फलस्वरूप जो उत्पाद मिलेगा ये भी 100 ग्राम का होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम समीकरण संतुलित करके बराबर करना चाहते हैं, लेफ्ट वाली साइड को राइट वाली साइड के क्या करना चाहते हैं, बराबर। ठीक है ना, अब बात आती है कैसे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक तो यहीं से शुरू होने वाला है ना। अब ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, क्या कह रहे हैं, रासायनिक समीकरण की बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्या है, ऐसे समझो, एक रासायनिक समीकरण हमने लिखा Mg प्लस O2 एरो MgO। मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी है,
क्या समझनी है? वो ये कहते हैं, देखो इसे आधा कर दो, ऐसे समझिए बीच वाला पोर्शन। आपने तराजू देखी है? तराजू जानते हो? देखा होगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और नहीं करते हैं तब भी आपने देखा होगा। इस तरह का कुछ होता था ना, उसमें क्या करते हैं हम, एक तरफ वजन रखते हैं, क्या रखते हैं, एक तरफ बस मान लीजिए 5 किलो का बाट रख दिया, ठीक है, वेट रख दिया उस पर 5 किलो, यहाँ कोई वस्तु रख दी, ठीक है, मान लो कुछ भी रख दिया XYZ, ठीक है। क्या करते थे, इससे हम तोलते थे, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों चीजें बराबर, ये 5 किलो है तो ये भी 5 किलो। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, अब तो दोनों, अब जो सब्जी लेने जाते हैं अब तो कुछ इस तरह का होता है वो, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह का ना, तो इधर क्या करता है वो 5 किलो का वजन रख देता है, इधर आपकी सब्जी चढ़ा देगा 1 किलो 2 किलो जो भी है। तो ये है इस तरह का, सेम यही है, ये है बीच वाला पोर्शन। वो ये चाहते हैं कि जितना आप यहाँ रख रहे हैं उतना ही आपको इधर इधर मिले, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसे लेफ्ट हैंड साइड मान लो, इसे राइट हैंड साइड मान लो, ठीक है। वो ये कह रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। किस आधार पर? परमाणुओं की संख्या के आधार पर। जब तक बराबर नहीं होगी तब तक हम उस समीकरण को क्या नहीं बोलेंगे, संतुलित नहीं बोलेंगे, ठीक है। संतुलित तब तक नहीं बोलेंगे जब तक दोनों तरफ लेफ्ट और राइट, ये हमारा राइट दिख रहा होगा वैसे, पर हम इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं ना, ये लेफ्ट और ये राइट दोनों बराबर नहीं हो जाते परमाणुओं के आधार पर, ठीक है। यही हम जानना चाहेंगे कि ये लेफ्ट और राइट बराबर है या नहीं, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे, ठीक। देखो, समीकरण संतुलित करने की जो है वो विधि है हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम है? हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। किस विधि द्वारा संतुलित करना चाह रहे हैं? हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा। अब ये विधि कैसी है इसको थोड़ा हम जानना चाहेंगे ना। सबसे पहले तो इस विधि में हम संतुलित कैसे करते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे ना। विधि का बस नाम है हिट, मतलब पहले हम उसका प्रयास करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे अभी एक बार इसको बस समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, हमारे पास हम कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्या ले लें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, Fe प्लस H2O, ठीक है, एरो Fe2 Fe3O4, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझना है क्या है, इसको दोबारा से थोड़ा साफ तरीके से लिख देते हैं ना। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं हम, हमारा कहना यह है कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, Fe जो है वो जल से क्रिया करता है, ठीक है, और क्या प्राप्त होता है, Fe3O4 और H2 प्राप्त होता है, ठीक है। ये हमारी एनसीईआरटी इस रिएक्शन को सॉल्व भी कराती है। सॉल्व कैसे करते हैं, आप इसके थ्रू सारी रिएक्शनों को सीख जाएंगे, अच्छी रिएक्शन भी है, ठीक है ना, सीखने लायक अभिक्रिया भी है, तो हम इस पर अब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे, इसके कुछ स्टेप हैं, क्या है, हिट एंड ट्रायल जो विधि है ये कई चरणों में होती है, क्या है, चरण, या ऐसे लिख दे कई चरणों में। कई चरण मतलब आपको जैसे क्या है, धरती से आपको मान लो छत पे जाना है, यहाँ इस छत पे जाना है, ठीक है, तो क्या होगा, आपने सीढ़ी रख दी, सीढ़ी समझते गांव में जो होती है नसैनी जिसे हम बोलते हैं ना, तो क्या होगा, आपको पहले पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, फिर ऊपर, तो क्रम है, क्रम से ही चलना होगा। ऐसा नहीं कि पहले आप चौथी सीढ़ी चढ़ेंगे फिर छठी चढ़ेंगे फिर पहली चढ़ेंगे, नहीं, क्रम से चलना होगा। तो इसके क्रमों को हम जानते चलेंगे कैसे कैसे है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे कौन कौन से स्टेप है ना। स्टेप नंबर फर्स्ट, देखिए बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगा, लैंग्वेज याद रखनी है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में ये कहते हैं कि सभी को बॉक्स में बंद कर दो, किसमें, बॉक्स में बंद कर दो, बंद कर दो भाई, लिख दो Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, इनका कहना है तो भाई मानना पड़ेगा हमें भी और आपको भी, ठीक है। ये यही कहते हैं, पहला ये कहते हैं कि भैया सबसे पहले आप क्या करो, इनको बॉक्स में रखो। हमने कहा ठीक है भाई, आपको समस्या तो नहीं है ना बॉक्स बनाने में,
कर दिया हमने, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, बॉक्स बन गए कि हाँ भाई बन गए। अब इनको अलग अलग सूची बना लो, इस रिएक्शन की क्या बना लो, सूची। मैं रिएक्शन फिर से लिख देता हूँ, क्या थी हमारी, ये समझने के लिए है, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये तो हमने बॉक्स बना लिया है, वो वाली रिएक्शन हो जाएगी। अब स्टेप हम आ गए कौन से पर, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड में कहते हैं कि इनको क्या कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, पहला हमारा बॉक्स हो गया, ये कहते हैं कि सूची बना लो। क्या बना लो, सूची। और सूची में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रदर्शित करनी है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, सूची बना ली, सूची बनाने के बाद ये कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप प्रदर्शित कीजिए। प्रदर्शित कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझो। बॉक्स बना लेते हैं, फिर से समझना। 3 पोर्शन में हम इसको बांटने वाले हैं, थोड़ा सा समझना। पहले तो हम रखेंगे तत्व, क्या रखेंगे, तत्वों को, ठीक है। यहाँ रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के तत्व और राइट हैंड साइड में, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने तत्व हैं उनको लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी तत्व हैं हम उनको लिखने वाले हैं, ठीक है। एक बार सभी हमें बताते रहेंगे, यहाँ तक किसी को कैसी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, अभिकारक, ठीक है, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। ये अभिकारक और ये क्या है, उत्पाद। इनकी संख्या लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, संख्या। पहले तो आप जान लो कौन कौन से तत्व हैं। एक तरफ से चलेंगे, Fe है, H है और O है। अब इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, ये भी याद रखना। जो यहाँ है वही तो यहाँ होगा, Fe है, O है और H है, तो ये तो हमने ले लिया, ठीक है। Fe देखो लेफ्ट में कितना है, लेफ्ट में कितना है, 1 है, तो यहाँ कितना है, 1 है, ठीक। राइट में कितना है, तो Fe के 3 है। बात समझ में आ रही है, फिर से समझ लो। Fe का लेफ्ट में कितना है, 1, और राइट में कितने हैं, 3 है, ठीक है। 1 और 3, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाओ H के कितने हैं, ये रहा H2O है, तो H के 2 हैं, यहाँ भी H के कितने हैं, 2 हैं। आगे O का यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ O के कितने हैं, 4। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है। पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। पहला पॉइंट ये कहता है कि आपके पास जो भी समीकरण है उसे बॉक्स में बंद कर लो, हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट ये कहता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लिख लो और उनकी संख्या लिख लो, ठीक है। जैसे Fe का 1 है, H के 2 हैं, O का 1 है, इधर Fe के 3 हैं, O के 4 हैं, H के 2 हैं। हमने यही काम यहाँ कर दिया। कोई समस्या हुई, अभी तक कोई समस्या है, सभी बताओ। नहीं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, स्टेप नंबर 3 पर आ रहे हैं, और ध्यान से समझना। स्टेप नंबर किस पर आ रहे हैं, 3 ये कहता है सबसे अधिक संख्या वाला, सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु को बराबर करो, ठीक है। ये पॉइंट कहता है कि क्या करना है, सबसे अधिक, या ऐसे समझ सकते हैं, सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है ना। या परमाणु लिख लो, बस यही समझो। देखिए स्टार्टिंग है, थोड़ी सी ऐसी चीजें लग सकती हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब मैं एक बार और इसको सिखाऊंगा तो चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा परमाणु किसमें है, यहाँ तो 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, 3, 2 और 4, 4 वाला हो जाएगा सबसे ज्यादा, जो भी है 4 वाला कौन सा है, O है, क्या है, O है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लिखना चाहेंगे, हम क्या चाहेंगे, सबसे ज्यादा वाले को लिख लें, ठीक है ना। क्या कर लें, सबसे ज्यादा वाले को लिख लें और उसे क्या करेंगे, संतुलित करना चाहेंगे ना। देखो पूरा ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये बराबर वो करना है ना, रिएक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी। Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। अब एक बात समझो, मैं आपको यही सिखा रहा हूँ शॉर्ट में। O के कितने हैं, यहाँ 4, O का कितना है, यहाँ 1, और ध्यान से समझना है, ठीक है। क्या है,
यहाँ ओ के कितने हैं, 1 है, यहाँ ओ के कितने हैं, 4 है। उन्होंने यही तो कहा है ज्यादा वाले लिख लो। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, इसे गुणा करके बराबर करेंगे। क्या करेंगे, स्टेप नंबर अगला ये कहता है, ध्यान से समझ लेना, कई सारे स्टेप हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमने लिख लिया ओ वाला है, तो स्टेप नंबर 4 कहता है क्या किया जाए, गुणा किया जाए या संतुलित किया जाए। इसमें गुणा कर लेते हैं तभी संतुलित कर लेंगे ना। देखो यहाँ ओ के हैं 4, यहाँ ओ का है 1, तो यहाँ कितने से गुणा की जाए, 4 से। कितने से गुणा की जाए, 4 से गुणा कर दी जाए इसमें, ठीक है। एक बार सभी बताओ, चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ भाई, चीजें क्लियर हैं? क्यों 4 से गुणा कर दी हमने, लिख लेना गुणा ना। गुणा क्यों की, ओ के यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 4 हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ओ के कितने हो गए, 4 से गुणा कर दी बराबर करने के लिए। आगे वाला ये पॉइंट कहता है कि क्या किया जाए, इसे बराबर तो करो। क्या कर दो, बराबर, बराबर कर दें। एक बार समझो, एक बार और सिखा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। 4 से गुणा क्यों हुई, क्योंकि पहले वाला पॉइंट कहता है ज्यादा वाले को बराबर कर लो। तो यहाँ ओ के 4 थे, यहाँ 1 था, 1 में कितने की गुणा कर दी हमने, 4 की, इसलिए यहाँ 4 आ गया ना। आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अभी ध्यान से समझना, बराबर क्यों लिखा हमने, ये कह रहे हैं भाई साहब बराबर है सब कुछ या नहीं, एक बार चेक तो कर लेते। तो हमने कहा ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ओ के कितने हैं, 4 हैं, ओ के कितने हैं, 4 हैं, सब कुछ सही तो है। पर ये रूल तो यही कह रहा था कि ज्यादा वाले में गुणा कर लो, तो हमने गुणा कर ली, ओ के 4, इधर भी 4 से गुणा कर दी, हो गई बराबर। तो बात ये आती है कि भैया अभी बराबर नहीं हुई, बराबर कैसे होगी, बराबर होगी यहाँ से, h के कितने हैं 8, याद रखना h के यहाँ 2 थे, तब 2 में 4 का गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो इधर भी 8 करो, 8 कैसे होंगे, 4 की गुणा 2 में कर देंगे तो 8 हो जाएंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा। बात समझ गए, यहाँ 4 क्यों आया। देखो सीखने वाला, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सीखने का तरीका इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पेपर में आता है, पेपर में आता है कि हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिए, तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये बराबर कर दिया, ठीक है, H बराबर हो गए, O बराबर हो गए, अभी कुछ बराबर नहीं है और उसका नाम है Fe, ठीक है। अगले चरण में हम चलेंगे, कितने स्टेप हो गए, स्टेप नंबर 5। ये कहते हैं कि तीसरे तत्व को क्या करें, संतुलित। भाई अभी तक कितने तत्व संतुलित हुए हैं, 2। भैया कैसे 2 हुए हैं, तो पहले हमने यहाँ O को बराबर किया, यहाँ पर हमने किसको किया, हाइड्रोजन को बराबर कर दिया। अब तीसरा वाला जो स्टेप है, 5वां जो स्टेप है, वो कहता है तीसरे तत्व को संतुलित करो, ठीक है। अच्छा, जब आप कॉपी पर कर रहे होंगे तो वहां आपको साइड से दिख जाएंगे ना, तो क्या होगा, Fe प्लस H2O, यहाँ तो 4 आ गया एरो, Fe3O4 प्लस H2, हमने बताया O के 4, O के 4, H के 8, तो H के कितने हो गए, 8। लेकिन Fe बराबर नहीं है, Fe बराबर नहीं है, इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको जांच ले, इसको क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। Fe के कितने हैं, 3, तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 3 से, ठीक है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 6 कहता है कि एक बार जांच कर लो। क्या कहता है कि आप एक बार जांच कर लो, ऐसा तो नहीं है कि आपने जो कुछ किया वो सब कुछ गलत ही हो रहा हो, चेक कैसे होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, Fe प्लस 4H2 एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। थोड़ा सा समझना, Fe के कितने हैं, O के कितने हैं और H के कितने हैं ना। इधर देखेंगे तो 3, H के कितने हैं, O के कितने हैं 4, H के कितने हैं 8। फिर से समझो, Fe के 3, H के 2 हैं तो 2 चौका 8, ठीक है। O के 1 है तो O के 4, ठीक है। ऐसे इधर देखो, Fe के कितने हैं, 3 हैं, O के कितने हैं 4 हैं और H के 8 हैं, हो गए दोनों बराबर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। यही विधि थी क्या, इसको संतुलित करने की विधि। अब इसमें एक बात और समझनी है, स्टेप नंबर अगले वाले में मैं एक बात और सिखा देता हूँ। कितने हो गए, 6 हो गए। ऐसे तो 6 ही स्टेप है, लेकिन मैं स्टेप नंबर 7 में बता देता हूँ आपको क्या करेंगे, ठीक है। आप
दर्शाएंगे, प्रदर्शित कैसे करेंगे कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो इन बातों को भी आप इसमें लिखने का प्रयास करेंगे अंत में, ठीक है ना। जैसे कि स्टेप नंबर 6 में जैसे कोई ठोस है, ठीक है, तो उसे आप एस से प्रदर्शित कर देंगे। कोई द्रव है तो उसे एल से प्रदर्शित कर देंगे। कोई जलीय विलयन है तो उसे ए क्यू एक्वा से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये बताएंगे ठोस, द्रव और कोई गैस है तो उसे आप एस से प्रदर्शित कर देंगे। ये बस बताने के लिए है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। मैं एक बार थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे Zn प्लस H2 ये अलग है, ठीक है ना। H2SO4 एरो क्या है, ZnSO4 प्लस H2। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो है जिंक जो है ये सॉलिड है, ये कैसा है, जलीय विलयन है, एक्वस है, ठीक है। ये भी कैसा होगा, जलीय विलयन होगा, ठीक है। और ये क्या है, गैस है, ठीक है। इस तरह से। और कोई दाब दे रखा है, ताप दे रखा है, मान लो यहाँ लिखा होता है 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ ताप को प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लो लिखा होता 300 ATM दाब, तो यहाँ दाब को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ कुछ और लिखा होता, मान लो PT लिखा होता, तो ये हो जाता उत्प्रेरक। क्या हो जाता, उत्प्रेरक। तो ताप, दाब, उत्प्रेरक को हम एरो पर लिखते हैं, ठीक है। क्या है वो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सारी चीजें हम उसके जस्ट कोष्टक में लिख देते हैं। तो आप याद रखा करना, किताबों में इस तरह से लिखा होना, इस तरह से लिखा होता है, याद रखना Zn, और यही लिखा होता है S, मतलब ये ठोस है, ठीक है। ये वाला स्टेप हमने जानबूझकर तुम्हें अलग से सिखाया है। जरूरी है आप इन बातों को सीखें। लिखना उतना जरूरी नहीं है, पर जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सारे पॉइंट समझ में आ गए। ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं बचा जो आपको अब तक समझ नहीं आया। एक बार मैं फिर से आपको इस अभिक्रिया को लिखाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे, पहले समझना, मैं सारे पॉइंट सिखाऊंगा। यहाँ Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। देखिए स्टेप लिखते जाएंगे हम। स्टेप फर्स्ट कहता है बॉक्स बनाओ। क्या बनाओ, बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स मैं यही बना देता हूं, आगे कोई कुछ नहीं करते ना। यहाँ पहला कहता है बॉक्स बनाओ, ठीक है। स्टेप 2 बहुत ध्यान से समझना। स्टेप नंबर जो सेकंड है, ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लिख लो। क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणु को लिख लो, ठीक है। जैसे हमने बताया Fe, H और O, इधर कितने हैं, एक हैं लेफ्ट में, एक H के 2, O का 1, ठीक है। ये नहीं दिख रहा हो तो दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। और लेफ्ट में हो गए, राइट में क्या होंगे, कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं और 2 हैं। अच्छा उल्टा हो गया, फिर से समझ लो। H के 2 हैं और O के कितने हैं, 4, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड कहता है सबसे सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु को लो। परमाणु में गुणा करो या फिर क्या करो, उसे बराबर, ठीक है। सबसे अधिक संख्या वाले परमाणु में या तो आप गुणा कर लीजिए या उसे बराबर कर लीजिए। तो गुणा कर दो। सबसे ज्यादा वाला कौन सा, ये रहा O, हमने यही तो किया था। Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 प्लस H2। हमने क्या देखा, यहाँ एक O का 1, देखो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो एक वाले में 4 की गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ कितने से गुणा कर दी, 4 से गुणा कर दी। समझ में आ गया। स्टेप नंबर 4 जो है वो ये कहता है कि बराबर करो। क्या करो, बराबर करो किसको, ये जो दूसरा परमाणु है, ठीक है, जिसमें गुणा की है उसे बराबर करो। बराबर कैसे करना है, तो देखो Fe है, 4H2O है, एरो Fe3O4 है। अब ध्यान दो, जब हमने यहाँ 4 से गुणा कर दी तो H के हो गए 8, तो हमें मजबूरी में यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 4H2 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। कितने हो गए, 5 पॉइंट हो गए, 4 हो गए। 5वां पॉइंट कहता है तीसरे को बराबर करो। तीसरे को क्या करो, बराबर। तीसरा कौन है भाई,
H बराबर हो गया, O बराबर हो गया, Fe बराबर नहीं हुआ तो Fe में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। जो छठा पॉइंट है वो ये कहता है चेक करो। क्या करो? चेक तो करो आपने जो कुछ भी किया वो सही है या गलत। ठीक है, समझ में आ गया। सातवां पॉइंट क्या कहता है? सातवां कहता है भौतिक संकेत लिखो। भौतिक संकेत लिखो। क्या लिखने हैं? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जलीय विलयन है, जो कुछ भी है वो आप लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, बात समझ आ गई? सारे पोर्शन को समझ गए? अब आपसे मैं एक काम और कहूंगा, आप एक बार यहाँ चेक कीजिए, Zn प्लस H2SO4 एरो, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसे एक बार संतुलित करके देखेंगे और इसे संतुलित करके हमें बताएंगे। एक अभिक्रिया और हमने पढ़ी आज, Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक है, आप इसे संतुलित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं एक बात आपको बिल्कुल अच्छे से सिखा देता हूँ, बता देते हैं कि हो सकता है आप एक बार में चीज़ों को ना सीखें, क्योंकि देखिए मैं बिल्कुल क्लियर बात कहना चाहूँगा, अभी आप हाई स्कूल में हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीखने में दिक्कत होती है, और जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिनको थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा ये क्या करा दिया है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। पहले आप अपने दिमाग से संतुलित किया करना। कैसे? कि जैसे यहाँ Zn का 1 है, यहाँ भी 1 है, S का 1 है, S का 1 है, O के 4 हैं, O के 4 हैं, H के 2 हैं, H के 2 हैं, तो ये तो बराबर ही होगी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं रहा। जैसे कि मान लीजिए ये है Mg का 1 है, Mg का 1 है, O के 2 हैं, लेकिन यहाँ O का 1 है, तो याद रखना यहाँ गुणा नहीं होगा। गुणा कहाँ होता है? आगे, तो आप आगे गुणा कर देना 2 से। ठीक है, अब फिर से समझो, O के 2 हैं, O के 2 हैं, बराबर हो गया। एक बार Mg और चेक करो, Mg का 1 है, Mg के 2 हैं, तो अब कैसे बराबर करेंगे? यहाँ 2, तो यहाँ भी कितने कर दो? 2, हो गई बराबर। तो संतुलित करना तो आसान है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, संतुलित करना आसान है, लेकिन हमें पेपर में लिखना है। पेपर में क्या लिखना है? संतुलित करने की विधि। तो हमें ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है ना, फिर हमें बताना पड़ेगा कि सबसे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं, दूसरी बार में हम इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है उसे हम गुणा करके बराबर कर लेते हैं। फिर चौथी बार में ये कहते हैं कि आपने जब गुणा किया तो क्या दूसरी संख्या को बराबर किया, मतलब ज्यादा वाली को तो गुणा करके बराबर कर दिया, क्या उसके साथ जो h थी उसे बराबर किया? नहीं, तो उसे बराबर करो, हमने यहाँ बराबर कर दिया। फिर उसके बाद ये कहता है कि दूसरी के अलावा जो तीसरी संख्या और रह गई है आप उसे भी बराबर करो। ठीक है ना कहीं खुद से ही करना पड़ता है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि कोई विधि है जिससे हम सीधा सीधा सीख जाएं। करना स्टेप बाय स्टेप खुद को ही है, पर ये कहते हैं रूल के अकॉर्डिंग चलिए, तो ये रूल लिखाया है हमने पूरा का पूरा ना। जब तीसरी को बराबर कर दिया उसके बाद ये कहते हैं भैया खुद जांच लो, चेक भी कर लो। चेक कर ली, फिर वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो आप संकेत लिख दो। ठीक है, फिर हम संकेत लिख देते हैं, कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है। ठीक है, वैसे तो आपके में ये संकेत लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, पर फिर भी इसको जानना भी जरूरी था, सारी ही चीजें जरूरी थी। ठीक, आज के लिए इतना ही है। कल जब हम आएंगे तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाओं के प्रकार ना। और ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये यहीं के लिए नहीं है, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ हाई स्कूल को बेस मत समझिए। हाई स्कूल शुरुआत है। हाई स्कूल क्या है? आपकी शुरुआत है। हाई स्कूल में जो आप सीख रहे हैं वो आपके 11th में काम आएगा और 12th में काम आएगा। 12th के बाद जब आगे कोई पढ़ाई करेंगे या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तब आप हाई स्कूल की साइंस ही पढ़ रहे होंगे। याद रखना, 9th और हाई स्कूल की साइंस हमेशा काम आएगी जिंदगी भर। किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये तो आना ही है, तो आप इसको जितना अच्छे से सीखेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना, इसीलिए हाई स्कूल बहुत ज़रूरी है। हाई स्कूल की साइंस को पढ़ना और ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से इसको तैयार कीजिए और इस बात का ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, कि हम क्या आपको सिखा रहे हैं, आप जल्दी से, ठीक है, जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ, ठीक है, 10th क्लास की रसायन विज्ञान के सफलता बैच को, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बैच है सफलता बैच 2026 को, मॉडर्न विज्ञान यूट्यूब चैनल से क्या करना है, मॉडर्न विज्ञान ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, जब आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, मॉडर्न विज्ञान एप्लीकेशन,
ठीक है, क्या सर्च करना है, प्ले स्टोर पे डालना आप मॉडर्न विज्ञान। जब मॉडर्न विज्ञान डालेंगे तो आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, मॉडर्न विज्ञान एप्लीकेशन मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये बैच विज्ञान याद रखना, संपूर्ण रसायन विज्ञान, और 3 सर कराएंगे इसे। ठीक है, केमिस्ट्री अलग हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स के सर पढ़ाएंगे, और बायो की सर पढ़ाएंगे ना। तो अपने अपने स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत कम फीस में, आप समझ रहे हैं, इस फीस में तो 1 महीने की भी फीस नहीं होती, उससे भी कम फीस में हम आपके लिए ये पूरा बैच कराने वाले हैं। पेपर तक सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। ठीक है ना, सारी चीजें सिस्टमेटिक चलेंगी, तो इस बैच से सभी जुड़ जाइए। 12th क्लास के लिए जो है वो सगुन बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप सभी उससे जुड़िए। ठीक, अच्छा एक बात याद रखनी है, 10th की क्लास जो है वो 15 जुलाई से प्रारंभ हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए। 11th वाले जो बच्चे हैं वे सभी लक्ष्य बैच से, ठीक है, क्या करें, जुड़ जाएं, बहुत आवश्यक है। और इतनी मात्र इतनी कम फीस में आपको सिर्फ ये इसलिए ही हम लेकर आए हैं कि कोई भी स्टूडेंट जब 12th में आते हैं या फिर 10th से 11th में 12th में आते हैं, तो ये चीज ना रह जाए कि हम कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं सीख सके। ठीक है, सारी चीजें हम यहीं पर कवर करा लेते हैं, इसीलिए आप सभी इन बैचों से जुड़ जाइए। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।